हमने अपना पिछले क्लास में सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24 रजिस्ट्रेशन का पढ़ा था। यस सर, याद है हमें। रजिस्ट्रेशन चैप्टर का आपने शुरुआत किया था। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 बोल रहा था कौन कौन लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन नंबर 23 बोल रहा था पीपल हु आर नॉट लायबल। सेक्शन नंबर 24 बोल रहा था किसको किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन नंबर 22 1, सेक्शन नंबर 22 3 एंड सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 21 बोलता है सप्लायर लायबल होगा। कब लायबल होगा? जब उसका टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख क्रॉस करता है। सर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होंगे सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 3 में ट्रांसफरी लायबल होंगे, जो ट्रांसफर करता है किसी को बिजनेस ट्रांसफर। जब ट्रांसफरर ट्रांसफरी को बिजनेस ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफरी लायबल होता है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 3। उसके बाद आता है ट्रांसफरी इन केस ऑफ अमालगमेशन। वो जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तब लायबल होता है फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 23 1A आता है, बी आता है। 1A बोलता है अगर आप लायबल ही नहीं हो कोई टैक्स देने के लिए तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बी बोलता है सर अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप सप्लाई कर रहे हो कल्टीवेशन आउट ऑफ लैंड। सेक्शन नंबर 22 बोलता है नोटिफाइड कैटेगरी। सेक्शन नंबर 24 बोलता है क्रिएशंस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। यस सर, हमें याद है। अब अगर आप सेक्शन नंबर 22 या 24 में लायबल हो तो सेक्शन नंबर 25 बताता है प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन कि सर प्रोसीजर्स के बारे में बताता है। प्रोसीजर्स के बारे में बताता है कि सर आपको रजिस्ट्रेशन कितने दिन में लेना है, क्या प्रोसीजर होगा, वगैरह वगैरह। चलिए आ जाइए सेक्शन नंबर 25 में प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर एनी पर्सन जो कुछ बाबा इसको आइडिया आया, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, अब ये लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर सेक्शन नंबर 22 या 24 में। तो जैसे ही आप लायबल हो गए या सेक्शन नंबर 22 या सेक्शन नंबर 24 में तो बेटा सेक्शन नंबर 25 1 बोलता है पर्सन अगर लायबल है तो उसको विद इन 30 डेज अपना रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। विद इन हाउ मेनी डेज सर? 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो है जो बोलता है अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी हो तो जब बिजनेस कमेंस करने वाले हो उसके 5 डेज प्रायर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल देना है। यही बोल रहा है सीटीपी एनआरटीपी अप्लाई 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आप एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर हो, फॉर एन एग्जांपल मेरा एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यूनिट है, एक एसईजेड में यूनिट है, एसईजेड यूनिट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एक्सप्लेनेशन बोलता है अगर सप्लायर है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में TWI में तो वो रजिस्ट्रेशन लेगा इन द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 25 1 ने बोल दिया आपको रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज लेना है। अरे सर कैसे लेना है, कैसे लेना है आपको सीखना पड़ेगा। रूल नंबर 8, रूल नंबर 9, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10A, रूल नंबर 18 एंड रूल नंबर 25 आएंगे। चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 8 से। रूल नंबर 8 बोलता है आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन जीएसटी REG 01 में। अगर आप हो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन NTO, N फॉर NRTP, TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर एंड OIDAR, उनके लिए सेपरेट फॉर्म एप्लीकेबल है तो उनको रूल नंबर 8 कवर नहीं करता है। ठीक है सर, अगर आप हो NTO तो आपके लिए सेपरेट रूल एप्लीकेबल है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। रूल नंबर 8 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी पर्सन अदर देन NTO हु इज लायबल अंडर सेक्शन नंबर 25, मतलब आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है तो आप पार्ट ए ऑफ जीएसटी REG 01 फिल कीजिए। पार्ट ए जब फिल करोगे तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पैन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। PMS, पैन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एक बार आप पैन नंबर डिक्लेयर कीजिए, पैन नंबर को वैलिडेट किया जाएगा, मोबाइल नंबर को OTP से वैलिडेट किया जाएगा एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी डाल दीजिए। एक बार आपने डाल दिया, ये तीनों का वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद होगा पोस्ट वेरिफिकेशन, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को यूज कीजिए। अब पार्ट बी फिलअप करना है। पार्ट बी ऑफ जीएसटी REG 01 फिलअप करना है और सबमिट करना है। सर पार्ट बी कैसा दिखता है? पार्ट बी ऐसा दिखता है जहां आपको बिजनेस का डिटेल डालना है। ये बड़ा फॉर्म है जिसमें आपको बिजनेस का डिटेल डालना है, प्रमोटर का डिटेल डालना है,
authorized signatory, representative, principal place of business, additional place of business, goods and service, state specific information, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देना है। सर ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है ये किसको करने की जरूरत है? देख बेटा आ जा, सेक्शन नंबर 25 6A 6B 6C और 6D बात करता है आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। 6A बोलता है सर आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में कौन बात करता है? आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 25 6A 6B 6C एंड 6D बात करता है आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। 6A बोलता है कि सर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन मतलब सर अगर आपने रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2020 से पहले ले लिया था तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन बोला जाता है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 2020 से। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आप आते हो 6A में, जिसमें बोला गया है कि सर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है बट फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इट इज येट टू बी नोटिफाइड। ठीक है सर। 6B बोलता है अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मतलब अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, तो रजिस्ट्रेशन लेने के समय मेरे को आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर। 6C बोलता है AMK ऑथराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर, या अगर आप एक करता हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं किसको किसको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, IAMK को आधार ऑथेंटिकेशन करना है। सर कब से करना है? फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इतना ध्यान रखिएगा, किसको किसको आधार ऑथेंटिकेशन करना है? IAMK, इंडिविजुअल, ऑथराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर एंड कर्ता। ठीक है सर। उसके बाद आता है 6D। 6D बोलता है किसको किसको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको ध्यान रखना है NDL न्यू दिल्ली, PSU N क्या हो गया सर? नॉन इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। D फॉर डिपार्टमेंट, एक सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, L फॉर लोकल अथॉरिटी, P फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, S फॉर स्टैट्यूटरी बॉडी एंड U फॉर, U क्या था सर? आप भूल गए। U फॉर क्या था? UIN होल्डर। अगर आप एक UIN होल्डर हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो सर ध्यान रखिएगा एग्जाम में किसको किसको आधार ऑथेंटिकेशन करना है? IAMK। किसको किसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है? न्यू दिल्ली, PSU। N फॉर नॉन इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन है ही नहीं। P फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेक, D फॉर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सर उसके बाद लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडी, और एक क्या है सर? UIN होल्डर, जो MFIOs, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी जिनको UIN मिलता है उनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। देखिए 6A 6B 6C 6D, और यहां पे मैंने लिख दिया कि 6A 6B 6C एप्लीकेबल किसको नहीं है? न्यू दिल्ली, PSU। ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। याद रहेगा किसको किसको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, किसको किसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना। क्या होता है आधार ऑथेंटिकेशन? बेसिकली क्या होता है, जब आप ये फॉर्म पार्ट B भर रहे होते हो तो आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलता है कि क्या आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना है। अगर आपने यस बोल दिया तो सर उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा जब तक आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते हो। मतलब सर आपके मेल में एक हाइपरलिंक आएगा, लिंक को क्लिक करना, अपना आधार नंबर डालना, आधार नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा मोबाइल में, मोबाइल नंबर का ओटीपी डालना, आपका आधार ऑथेंटिकेट हो गया। मतलब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिया गवर्नमेंट ने। अगर आधार ऑथेंटिकेशन करना है तो याद रखिएगा इसको यस अगर करोगे तो मोबाइल आपके ईमेल पे एक हाइपरलिंक आएगा, क्लिक करना, आधार नंबर डालना, ओटीपी डालना, आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आधार वेरीफाई हो गया तभी माना जाएगा कि आपका फॉर्म GST REG 01 का पार्ट B सबमिट हो गया। आपने ऑल्दो पार्ट B सबमिट कर दिया है, लेकिन जब तक आधार ऑथेंटिकेट नहीं करोगे पार्ट B सबमिटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। सर अगर मैंने हाइपरलिंक आने के 15 दिन में अगर मैंने सबमिट नहीं किया, मतलब मैंने हाइपरलिंक में अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो जैसे ही 15 डेज खत्म होगा उसके बाद माना जाएगा कि आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है, और
तो 15 दिन के बाद प्रॉपर ऑफिसर आपका फॉर्म उठाएगा और उसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेगा। तो यही बोला गया है यहां पे कि सर सबमिट जब पार्ट बी ऑफ REG 01 करोगे तो आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपने ऑप्ट किया है यस सर, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी ऑफ REG 01 पार्ट बी कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जब आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया, मतलब आपने हाइपरलिंक पे क्लिक करके आधार नंबर डाल के OTP से वेरिफिकेशन कर दिया, तब मान लिया जाएगा कि पार्ट बी सबमिट हो गया। या फिर अगर 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी 15 डेज एक बार खत्म हो गए, तब मान लिया जाएगा कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और आपको एक एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिटेड है। मतलब या तो 15 दिन में आधार ऑथेंटिकेट कर दो, अगर आधार ऑथेंटिकेट कर दिया तो वेरी गुड, अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया तो सर 15 दिन खत्म होने के बाद मान लिया जाएगा कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। ठीक है सर, अगर मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यस बोला ही नहीं, अगर आपने यस यहां पे बोला ही नहीं, तो सर जब आप पार्ट बी सबमिट करोगे तो मान लिया जाएगा कि आपने फॉर्म कंप्लीट सबमिट कर दिया, क्योंकि आपने तो बोला ही नहीं है कि मेरे को आधार ऑथेंटिकेट करूंगा। आपने जब बोला ही नहीं कि आधार ऑथेंटिकेट करोगे तो सर उस केस में जैसे ही आप पार्ट बी सबमिट करोगे मान लिया जाएगा कि फॉर्म पूरा कंप्लीट सबमिट हो चुका है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर एप्लीकेंट ऑफ फॉर आधार ऑथेंटिकेशन नो सर, जो एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी ही मान लिया जाएगा कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द फॉर्म है। ठीक है सर, एक बार आपने अगर फॉर्म सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन अगर सबमिट कर दिया, अब एप्लीकेशन रूल नंबर 9 में बेसिकली क्या होगा, एप्लीकेशन को भेज दिया जाएगा आपके ऑफिसर के पास। अब ऑफिसर को अलोकेट कर दिया जाएगा, ऑफिसर आपका एप्लीकेशन उठाएगा, इसने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, ऑफिसर देखेगा कि क्या आपने एप्लीकेशन कंप्लीट किया है एंड जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दिए हैं या नहीं। अब ऑफिसर जब देख रहा है, अगर आप ऐसे पर्सन हो, इफ पर्सन इज नोटिफाइड अंडर 25(6)D जिसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, न्यू दिल्ली PSU, अगर आप वो हो, आपका फॉर्म कंप्लीट है, ऑफिसर को कोई भी डाउट वगैरह नहीं है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज वो कर देगा अप्रूव आपका रजिस्ट्रेशन और आपको ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर एप्लीकेशन ऑर्डर में है, सर समझ लीजिए मैं वो बंदा नहीं हूं जिसको आधार ऑथेंटिकेट नहीं करना है, मेरे को आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, मैं हूं IAMK, तो क्या होगा सर, अगर एप्लीकेशन ऑर्डर में है, देखिए दो चीज होता है, एक एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्लस आपका आधार ऑथेंटिकेट, अगर आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी है, IAMK में फॉलो हो रहे तो आधार ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा। ठीक है सर मेरा एप्लीकेशन तो कंप्लीट है, उफ वेरी गुड। अब देखिएगा कि सर एप्लीकेंट को आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए, यस सर चाहिए। नंबर 2, क्या उसने ऑप्ट किया, यस सर ऑप्ट किया। नंबर 3, क्या आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है, यस सर सक्सेसफुल है, मतलब एप्लीकेशन भी कंप्लीट, आधार ऑथेंटिकेशन भी डन। तो ऑफिसर क्या करेगा, विद इन 7 वर्किंग डेज आपका एप्लीकेशन अप्रूव करके आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा इन GST REG 06, और आपका GST REG 06 में जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है उसमें आपका प्रिंसिपल प्लेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह लिखा होता है और आपको एक GSTN नंबर भी दे दिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, आपका ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर रहा है, एप्लीकेशन तो सही था, एप्लीकेशन वाज इन ऑर्डर, आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, लेकिन आप क्या किए, ऑप्ट भी किए, लेकिन OTP आ गया कोई और नंबर पे, आपके पास वो नंबर है ही नहीं, जब आधार कार्ड लिया था नंबर कोई और दिया था, तो सर फेल टू ऑथेंटिकेट आधार, ओके। या फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है लेकिन आपने ऑप्ट ही नहीं किया, आप आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड बट डिड नॉट ऑप्ट, या आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया, सक्सेसफुल भी था, फिर भी प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑफिसर बोलता है इसका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया बट मेरे को डाउट है, मेरे को इसका फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन करना है, तो बेटा पहले फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन होगा, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ या होने के बावजूद भी अगर ऑफिसर को चेक करना है तो फिजिकल प्रेमाइसेस का वेरिफिकेशन करेगा, और अब विद इन 7 डेज नहीं देगा, विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, ओके सर मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, ऑफिसर वेरिफिकेशन कर रहा था, ऑफिसर वेरिफिकेशन करने के समय अगर इफ एप्लीकेशन इज फाउंड डेफिसिट, ऑफिसर को दिखा कि एप्लीकेशन डेफिसिट है, बाबा रिंकी मैडम रियल लाइव है, मैडम पूछ रही है सर रिकॉर्डेड है या लाइव है, लाइव है, चलिए एवरीवन ओवर हियर, इफ एप्लीकेशन
फाउंड डेफिशिएट, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है आपका, प्लस सर आधार एप्लीकेशन एप्लीकेंट रिक्वायर्ड आधार ऑथेंटिकेशन, ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन एंड आधार ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल ऑल्सो। मतलब आधार ऑथेंटिकेशन तो आपका हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गया? प्रॉब्लम हुआ है कि सर एप्लीकेशन में डेफिसिट है। अगर एप्लीकेशन में डेफिसिट है तो याद रखिएगा आपको एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें आपसे क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज। आप एक काम कीजिए, एप्लीकेंट सबमिट कर दीजिए इन GSTRAG 04, जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए सबमिट कर दीजिए। अगर पीओ सेटिस्फाइड है तो पीओ और 7 दिन का टाइम लेगा और आपका एप्लीकेशन अप्रूव करते हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन सर अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं है, आपने जो रिप्लाई किया उससे, और या फिर सर आपने कोई रिप्लाई ही नहीं किया, तो पीओ क्या करेगा? आपका रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर देगा और आपको एक ऑर्डर इशू कर देगा इन GSTRAG 05। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट सुन लीजिए। सर एप्लीकेशन भी डेफिसिट था, पीओ वेरिफिकेशन कर रहा है, पीओ ने देखा बेटा एप्लीकेशन भी डेफिसिट है, आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया। सर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, या आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है, या आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो यहां क्या होगा देखिए, पहले आपका एप्लीकेशन भी ऑर्डर में नहीं है और फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन भी करना है, तो बेटा यहां पे ऑफिसर पहले फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन करेगा या अदर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा, और फिर उसके बाद ये जो नोटिस है, नोटिस इन GSTRAG 03 आपसे क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लेने के लिए, वो इश्यू किया जाएगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एक बार आपके पास नोटिस आया, 7 दिन में उसका रिप्लाई कर दीजिए। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो नेक्स्ट 7 दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, या नेक्स्ट 7 दिनों में आपको बता देगा कि सर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या आपने अगर रिप्लाई ही नहीं किया तो वो बेसिकली क्या करेंगे? आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। अगर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो नोटिस देगा RAG 03 में। अगर आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड है या ऑफिसर को डाउट है आप पे, आपका फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन करना है, तो 30 दिन का समय दे दिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, सर मैंने एप्लीकेशन दे दिया, ऑफिसर को 7 दिन में या तो अप्रूव करना था। यस सर, सुनिए, इफ ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ, सर आपका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन 7 दिन में ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है, या फिर सर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन इन केस ऑफ फेलियर और नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन ऑफिसर करना चाहता है, 30 दिन में उसको एक्शन लेना है। अगर 30 दिन में एक्शन नहीं लिया तो ठीक है। सर मेरे से कुछ डाउट्स वगैरह पूछे, मैंने रिप्लाई कर दिया, अब प्रॉपर ऑफिसर को और 7 दिन का टाइम मिलता है। सर 7 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ऑफिसर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ऑफिसर ने अगर डिफॉल्ट किया, याद रखिएगा एप्लीकेशन आपका डीम्ड अप्रूव्ड हो जाएगा, और एक बार वो टाइम पीरियड 7 दिन 30 दिन 7 दिन का क्लियर हो जाता है, उस समय अगर ऑफिसर कुछ भी नहीं करता है, चुपचाप बैठा है, तो पोर्टल क्या करेगा? आपको ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगा, और GST नंबर प्लस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड हैज टू बी मेड अवेलेबल, आपको अवेलेबल कराया जाएगा विद इन 3 डेज पोस्ट एक्सपायरी ऑफ द 7 वर्किंग डेज, 30 डेज और 7 वर्किंग डेज, जो भी ये टाइम पीरियड है, ये एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए अब सुनिए, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो आप बन गए रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल पर्सन थे, अब रजिस्टर्ड पर्सन बन गए। ठीक है सर, अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला है जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप जाइए बैंक में, जाइए बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं किया है, एक्चुअली पहले था आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करना पड़ता था, बट आप अब उन लोगों ने हटा दिया है उसको। अब एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद आप बैंक जाइए, अपना बैंक अकाउंट खोल लीजिए। एक बार बैंक अकाउंट ओपन हो गया, फिर वो बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो आपको पोर्टल में जाके सबमिट करना पड़ता है। कितने दिनों में सबमिट करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको विद इन द फर्स्ट मंथली रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ मंथली रिटर्न, या यहां से 45 डेज देखिएगा, विच एवर इज अर्लियर, तब तक आपका बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश हो जाना चाहिए। यही बोला है रूल नंबर 10A, फर्निश बैंक अकाउंट डिटेल्स विद इन ड्यू डेट ऑफ मंथली रिटर्न और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है।
सुन लीजिए रूल नंबर 25 क्या बोलता है। रूल नंबर 25 बोलता है अगर ऑफिसर चाहे तो वो आएगा, आपका फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन करेगा। फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया या आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड है। आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर कोई अदर रीजन है तो वो फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। रूल नंबर 10 क्या बोलता है, एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, विद इन द फर्स्ट मंथली रिटर्न, विदिन द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट मंथली रिटर्न और विदिन 45 डेज आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करना है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। रूल नंबर 18 बोलता है, रूल नंबर 18 बोलता है कि सर आपका जो शॉप है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोमिनेंट प्लेस में लगा के रखना है। अरे लटका के रख दीजिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। सेकेंडली आपका जो नोटिस बोर्ड है, दुकान में जब लोग घुस रहे हैं वहां जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है या बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर अपना जीएसटीएन नंबर लिख देना। यही रूल नंबर 18 बोलता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। इस चैप्टर में इस सेक्शन में एक छोटा सा पॉइंट है, रूल नंबर 10 में जो लिखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। सर आप लायबल हो गए, आप लायबल हो गए टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 22 एंड 24। क्या आप मुझे बताओगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितने दिन में अप्लाई करना पड़ता है? सर हमें अप्लाई करना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी डेज? सर 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। समझ लीजिए आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया, एक बार अप्लाई कर दोगे तो सर उसके बाद यहां अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने 30 दिनों में अप्लाई कर दिया था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वैलिड किया जाएगा फ्रॉम द डे यू बिकम लायबल। अब सुनिए, अब यहां से लेके यहां तक जो भी आपने सप्लाईज किए थे, क्योंकि आप इस दिन ही लायबल हो गए थे फॉर रजिस्ट्रेशन, ये जो टाइम पीरियड था इस सप्लाईज पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो कैसे दोगे? तो ये जो भी सप्लाईज थे इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है नेक्स्ट 30 दिनों में आप एक काम कीजिए, नेक्स्ट 1 मंथ में रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कीजिए, जीएसटी कलेक्ट कर लीजिए जिनको बेचा था और गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो याद रखिएगा जब लायबल हो गए 30 दिनों में अप्लाई कर देना। अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी दिया जाएगा और इस दौरान जो भी सप्लाईज किए थे उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करते हुए जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे सकते हो। ठीक है सर। सर समझ लीजिए मैं लायबल हो गया, लायबल अंडर सेक्शन नंबर 22 और 24, और सर ये 30 दिनों का टाइम था, मैं बन गया नालायक और यहां पे अप्लाई नहीं किया। अप्लाई किया 30 दिनों के बाद, तो क्या किया जाएगा? अगर आप लेजी होकर 30 दिनों के बाद अप्लाई करते हो तो अगर यहां पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी नहीं दिया जाएगा, इट शैल बी वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट एंड हेंस इस दौरान जो भी सप्लाईज किए थे उसके लिए आपको जीएसटी तो देना पड़ेगा, लेकिन बेटा रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करके कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दे पाओगे, आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आई शुड ऑलवेज अप्लाई if application is submitted within 30 days of becoming liable। yes sir, तो registration effective होगा from the date of becoming liable, retrospective effective दिया किया जाएगा। लेकिन सर समझ लीजिए मैंने 30 दिनों में अप्लाई नहीं किया तो जिस दिन आपको ग्रांट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन उसी दिन से वैलिड होगा। क्विकली बताइए मेरे को, क्या ये चार्ट क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? यस एवरीवन, यस सर, ये चार्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाइए सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2 में। मैं यहां बोलता हूं सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 25 1 हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 25 1 बोलता है अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो 30 दिनों में अप्लाई कर दीजिएगा। सीटीपी एनआरटीपी 5 दिन पहले अप्लाई करेगा। एससीजेड हो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लीजिएगा। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में हो तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा। सेक्शन नंबर 25 2 बोलता है, यही लिखा हुआ है सब कुछ लेकिन मैं फिर भी आपको डायरेक्टली समझा रहा हूं। सेक्शन नंबर 25 2 बोलता है अगर आपको मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपके, समझ लीजिए आपके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस हैं, तो क्या मैं मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? बोल रहे हैं सर यस, आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, लेकिन हर एक के लिए सेपरेट एप्लीकेशन जाएगा, हर एक के लिए सेपरेट वेरिफिकेशन होगा,
हर एक के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। इतना ही बोला है सेक्शन नंबर 25(2) में। मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। रूल नंबर 11 बोलता है कि सर सेपरेट एप्लीकेशन डालिएगा, सेपरेट वेरिफिकेशन होगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 25(3) क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 25(3) बोलता है अगर आप चाहो तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अगर एक बार सर आप लायबल नहीं थे फिर भी आपने बोला मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है तो बेटा आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अगर एक बार ले लिया तो आप बन गए रजिस्टर्ड पर्सन। अब जो भी प्रोविजन एक रजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेबल है वो आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। बेसिकली आईटीसी भी ले सकते हो, आउटपुट टैक्स भी चार्ज करना पड़ेगा, पेमेंट भी करना पड़ेगा, रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ेगा, सारे कंप्लायंसेस आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 25(4) बोलता है डिस्टिंक्ट पर्सन। एक ही स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्सन, एक स्टेट में रजिस्टर्ड अनदर स्टेट में रजिस्टर्ड, तो इन दोनों को माना जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एक स्टेट में रजिस्टर्ड एक स्टेट में नॉट रजिस्टर्ड फिर भी माना जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सर सेक्शन नंबर 25(6) बोलता है पैन मैंडेटरी है अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन टीडीएस डिडक्टर्स को बोला गया है आप टैन नंबर के बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। सर ये जो टैन टीडीएस डिडक्टर टीसीएस कलेक्टर होता है इनको रजिस्ट्रेशन कैसे दिया जाता है? याद रखिएगा उनके लिए एप्लीकेबल होता है रूल नंबर 12। अप्लाई करेंगे जीएसटी आरईजी 07 में। जब आरईजी 07 का पार्ट ए फिल करेंगे तो वो स्टेट का नाम डालेंगे जहां वो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं और पार्ट बी में अपने हेड ऑफिस का डिटेल्स, हेड ऑफिस का एड्रेस दे देंगे। ठीक है सर, पार्ट ए में देंगे जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहिए, पार्ट बी में देंगे हेड ऑफिस का एड्रेस। ठीक है सर, और 3 दिनों में इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन। रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10 एप्लीकेबल होता है मुटाटिस मुटेंडिस। सर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 25(6)A, 6B, 6C एंड 6D। सुन लीजिए मैंने आपको क्या बोला। मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25(1) मैंने आपको बोला कि 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सर अगर सीटीपी एनआरटीपी हो तो 5 डेज प्रायर अप्लाई करना है। सर अगर आप एसईजेड में हो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लीजिएगा जेड। सर अगर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेंगे। सेक्शन नंबर 25(2) बोलता है मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर है तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस आप ले सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल वेरिफिकेशन एंड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड। सेक्शन नंबर 25(3) बोलता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 25(4) एंड सेक्शन नंबर 25(5) बोलता है डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में। सर सेक्शन नंबर 25(6) बोलता है पैन मैंडेटरी है अगर टीडीएस डिडक्टर है तो टीडीएस डिडक्टर टैन के बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा सिर्फ टीडीएस डिडक्टर्स के लिए बोला है, नहीं टीसीएस कलेक्टर्स के लिए नहीं बोला है, उनको पैन ही चाहिए। सेक्शन नंबर 25(6)A, 6B, 6C और 6D बात करता है आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 25(7) बात करता है एनआरटीपी। अगर आप एक एनआरटीपी हो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो एनआरटीपी के लिए बोला गया है अप्लाई करना है जीएसटी आरईजी 09 में along with self attested copy of the passport, और आपको अप्लाई करना है 5 दिन प्रायर टू योर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ योर बिजनेस। जब अप्लाई करोगे एडवांस में टैक्स दे देना, तभी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एनआरटीपी जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसका जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए जिसके पास वैलिड पैन नंबर है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेक्शन नंबर 25(8) बोलता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। सर ये सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अरे बेटा आपने चीटिंग की, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, प्रॉपर ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? वो रजिस्ट्रेशन ले लेगा सुओ मोटो ऑन हिज ओन। सर आप लायबल थे 22 और 24 में, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, एक इंक्वायरी हुआ और पकड़े गए तो प्रॉपर ऑफिसर ने देखा कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आपको टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्टर करके आपको इशू कर देगा जीएसटी आरईजी 12। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आपके जीएसटी आरईजी 12 ऑर्डर हाथ में है, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में चल जाइए 90 डेज में, या 90 डेज में गुड बॉय की तरह रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। विद इन 90 डेज या तो अपील फाइल कर दीजिए या रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगाइए। रूल नंबर 8, 9, 10 मुटाटिस मुटेंडिस एप्लीकेबल, और एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल वैलिड द डे आरईजी 12 वाज इशूड। सर मैंने अपील फाइल किया, अपीलेट अथॉरिटी ने बोला रमेश तेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दे ये ऑर्डर को, चलिए बाबा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अपीलेट अथॉरिटी अपहेल्ड
सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर ने आपको आरईजी 12 दिया उसको फाड़ के फेंक दिया। समझ लीजिए अपीलेट अथॉरिटी ने बोला कि सर जो पीओ बोल रहा है आपको रजिस्ट्रेशन लेने वो सही है, तो जिस दिन अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया विद इन द नेक्स्ट 30 डेज एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा। रूल नंबर 8, 9, 10 एप्लीकेबल है, और एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल वैलिड द डे आरईजी 12 वाज इशूड। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 25(9), ये बोलता है अगर आप एमएफआईओ हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कोई बॉडी हो, सर आप कॉन्सुलेट एम्बेसी हो, तो आपको दिया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्यों दिया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर? समझ लीजिए अगर आप एक यूआईएन होल्डर हो तो जब भी आप किससे परचेज करते हो ना, तो सर इंटरनेशनली क्या होता है, हमारा एम्बेसी जो यूएस में है, यूएस वाले हमको कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। इंडिया में जो यूएस की एम्बेसी है उनको भी हमें कुछ टैक्स चार्ज नहीं करना चाहिए। तो यहां क्या होता है, जब भी एक यूआईएन होल्डर बाजार में जाएगा और किससे कुछ खरीदेगा, ये तो जीएसटी चार्ज कर लेगा, ये क्या करेगा, इसको जीएसटी दे देगा। ये जब जिस पर्सन से खरीदा है, जो सप्लायर है, वो जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, और गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी जीएसटी यूआईएन होल्डर से कलेक्ट हुआ है, यूआईएन होल्डर क्या करेगा, एक रिफंड के लिए अप्लाई करेगा और गवर्नमेंट इसको रिफंड दे देगी। बेसिकली यूआईएन होल्डर्स जो एमएफआईओ, कॉन्सुलेट, एम्बेसीज वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है, और यूआईएन लेने से रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बन गया। यूआईएन नंबर सिर्फ आपको इसीलिए दिया जाता है, यूआईएन नंबर सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि जो भी आपने परचेजेस पे, इनवर्ट सप्लाईज पे टैक्सेस दिए हैं उनका रिफंड आपको दे दिया जाए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन जीएसटी आरईजी 13 में जाएगा, एक बार वेरिफिकेशन होगा उसके बाद यूआईएन नंबर आपको दे दिया जाएगा। याद रखिएगा 3 यूएस एम्बेसी है इंडिया में, समझ लीजिए कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में, तीनों के लिए अलग अलग यूआईएन नंबर नहीं होंगे, एक ही यूआईएन होगा, दैट विल बी वैलिड अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां हमारा सेक्शन नंबर 25 खत्म होता है। सर हमने क्या क्या पढ़ा सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 25 में मैंने आपको पढ़ाया, नंबर 1 30 डेज में अप्लाई करना है, सीटीपी एनआरटी पे 5 डेज प्रायर, एससीजेड के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में हो तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। सेक्शन नंबर 25(2) मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। सेक्शन नंबर 25(3) वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 25(4) एंड 25(5) डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बात करती है। 6 बात करती है पैन मैंडेटरी है, अगर टीडीएस डिडक्टर है तो 10 यूज कर सकते हैं। 6A, 6B, 6C एंड 6D बात करता है आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। 7 बात करता है एनआरटीपी। 8 बात करता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन के बारे में, एंड 9 बात करता है यूआईएन होल्डर्स के बारे में। डन सर, सेक्शन नंबर 25। अब आता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 बोलता है सर अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या यूआईएन आपको ग्रांट कर दिया गया है अंडर सीजीएसटी, मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर एसजीएसटी भी दे दिया गया है। सर अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया अंडर एसजीएसटी एक्ट, आप अप्लाई करोगे, समझ लीजिए आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो अंडर एसजीएसटी एक्ट, अगर आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन ग्रांट हो गया अंडर दिल्ली एसजीएसटी, तो मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया अंडर सीजीएसटी भी। सर अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो अगर एसजीएसटी एक्ट में रिजेक्ट हो गया तो मान लिया जाएगा सीजीएसटी एक्ट में भी रिजेक्ट हो गया। टोटल बकवास सेक्शन नंबर 26 बोलता है। यहां हमारा सेक्शन नंबर 25 एंड 26 क्लोज होता है। आई होप आपको सबको सेक्शन नंबर 25 एंड सेक्शन नंबर 26 क्लियर है यहां पे।